Hello, brethren and sisters. Today I am tell about the use of need. आज मैं आप सभी को नीड का यूज बताने वाला हूँ कि नीड का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मतलब नीड का प्रयोग, नीड का यूज, यूज ऑफ नीड। ठीक। तो नीड का प्रयोग, यूज ऑफ नीड। नीड जो है, नीड ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और यह हमारी मेन वर्ब भी होती है। नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। नीड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये कब हेल्पिंग वर्ब होती है और कब मेन वर्ब में प्रयोग की जाती है ये बताने वाला हूँ। तो पहले जानते हैं यूज ऑफ नीड, मतलब नीड का प्रयोग कब, कहाँ किया जाता है। ठीक ना। तो जब कोई वाक्य दिया हो, क्या दिया हो, कोई वाक्य दिया हो, पूरा यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वाक्य पढ़ेंगे। जब पूरे वाक्य में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पूरा वाक्य जितना बड़ा हो, कोई वाक्य यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, कोई वाक्य छोटा हो सकता है, कितना बड़ा वाक्य हो सकता है। तो सबसे पहले उस वाक्य में हमें आवश्यकता, जब वाक्य में आवश्यकता या फिर या फिर जरूरत, या फिर जरूरत जैसे शब्द का प्रयोग हुआ हो, किसका, आवश्यकता हो या फिर जरूरत जैसे शब्द का प्रयोग हो, तब हम तो नीड का प्रयोग करेंगे। अब ये तो पता कर लेंगे कि नीड का प्रयोग कर लेंगे कब, जब वाक्य में आवश्यकता और जरूरत दी होगा। लेकिन नीड का प्रयोग कब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे और कब मेन वर्ब के रूप में करेंगे। चलिए जानते हैं कब इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और कब हम नीड के रूप में मतलब मेन वर्ब के रूप में करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं नीड का प्रयोग। तो जब यह पूरा वाक्य पढ़ेंगे, पहले सबसे बात पूरा वाक्य पढ़ा, वाक्य में आवश्यकता और जरूरत मिला, तब हमने नीड का प्रयोग किया। अब हम वाक्य में देखेंगे कि वाक्य अफर्मेटिव लिखा है या निगेटिव लिखा है या फिर इंट्रोगेटिव लिखा है। ठीक। सबसे पहले हम वाक्य में पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे। जब वाक्य अफर्मेटिव लिखा होगा, यह पूरा वाक्य हमारा जो दिया गया पूरा वाक्य है, वाक्य यदि अफर्मेटिव है, तब हम नीड का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में करेंगे। किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। यदि वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव दिया गया हो, तब हम वाक्य में जो नीड का प्रयोग है, नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के, जब वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव दिया होगा। एक बार फिर से पुनः समराइज कर दे रहा हूँ। नीड का प्रयोग, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। नीड का प्रयोग हम वाक्य में कब करते हैं, जब वाक्य में जरूरत या फिर आवश्यकता, मतलब आवश्यकता या जरूरत दिया गया हो, तब हम नीड का प्रयोग करेंगे। अब नीड का प्रयोग हम कब मेन वर्ब के रूप में करते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य को पूरा पढ़ेंगे। जब वाक्य हमारा कंफर्म हो जाएंगे कि वाक्य जो है अफर्मेटिव दिया गया, तो हम नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। जब वाक्य अब निगेटिव दिया हो या फिर इंट्रोगेटिव दिया हो, क्या, जब वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव दिया हो, तो हम नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यही होता है इसका रूल। आइए चलिए वाक्य में देखते हैं, जिससे कि जो भी त्रुटि मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे।
तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैंने ये वाक्य लिखे हैं, 3 वाक्य हैं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? पहला वाक्य है, ठीक। दूसरा वाक्य क्या है? तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वाक्य है, क्या उसे नदी में नहाने की ज़रूरत थी? ये तीसरा वाक्य है। चलिए अब एक-एक करके पूरे वाक्य मतलब तीनों वाक्यों को बनाते हैं। तो सबसे पहला वाक्य, तो पहला वाक्य देखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? ठीक, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वाक्य में ज़रूरत या आवश्यकता का प्रयोग हुआ होगा तभी हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले वाक्य में पहले पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत, हमें कुछ मिल गया। क्या मिल गया? कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया मतलब ज़रूरत मिल गया। ठीक, ज़रूरत। अभी मैंने बताया ही था, जब ज़रूरत या आवश्यकता का प्रयोग हुआ हो वाक्य में, ज़रूरत या आवश्यकता शब्द का प्रयोग हुआ हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं। नीड का प्रयोग करते हैं। अब नीड का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो हम कब इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं और कब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं? तो अब देखते हैं यहाँ पे किस रूप में प्रयोग होगी। तो वाक्य को फिर से देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? भाई साहब क्यों है? समझ रहे हो? कि वाक्य इंट्रोगेटिव है। सबसे बड़ी पहचान तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। वाक्य में क्वेश्चन मार्क दिया हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। तो चलो जब वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हम नीड का प्रयोग किस रूप में करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि वाक्य अफर्मेटिव होता तब हम इसका नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते। यदि नेगेटिव होता तब भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। चलिए अब वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो हमारा यहीं पे लिखा है तुम्हें, लेकिन वाक्य जब इंट्रोगेटिव होता है तब हम वाक्य में अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लिखा होता तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य के अंत मतलब वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है तो पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया क्यों, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। इतना तो पता ही होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड अपने बाद तुरंत मेन मतलब वर्ब का प्रयोग कर मतलब वर्ब की मांग करता है। तो यहाँ पर हम प्रयोग कौन सी में वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? नीड। कौन सी? नीड। वाई नीड। फिर हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड अपने बाद तुरंत किसकी मांग करता है? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। ठीक, हमारा क्या हो गया? तुम्हें हो गया, जरूरत भी लग गया, क्यों भी लग गया, और पढ़ने की मतलब अंग्रेजी पढ़ने की स्टडी, पढ़ने की क्या लग जाएगी? स्टडी। यहाँ पे रीड भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे स्टडी ज्यादा सही लगता है, ठीक ना? स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक। दूसरा वाक्य देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक। तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य में क्या दिया गया? तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य में हमें कुछ मिल गया, आवश्यकता। जैसे ही आवश्यकता मिला वैसे ही हमारे दिमाग में नीड आया। अब नीड आया तो हमें ये भी मन मतलब दिमाग में आता है कि हम नीड का प्रयोग कब मेन वर्ब में करेंगे और कब हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य से पता चलता है कब हम इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, कब मेन वर्ब के रूप में करते हैं। तो तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है मतलब निगेटिव है तो किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव तो है नहीं कि कुछ लगेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना? कुछ नहीं, सीधा सब्जेक्ट से स्टार्टिंग तुम्हें की यू हो जाएगी, ठीक। अब नीड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगी, तो यहाँ पे हमें नीड का प्रयोग कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यू नीड
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आने क्या हो जाएगी? कम। यहाँ की हेयर, कम। अब लास्ट वाक्य देखेंगे। लास्ट वाक्य क्या दिया गया है कि क्या उसे नदी में नहाने की जरूरत थी? नदी में नहाने की जरूरत थी? रही होगी तभी तो गया। तो चलिए वाक्य को देखते हैं। क्या उसे, तो वाक्य क्या, पहले वाक्य कैसा मिल गया? क्वेश्चन वर्ड मिला, ठीक। वाक्य में क्वेश्चन वर्ड मिला तो वाक्य कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। और सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इसी से मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसी से हम देख के पता कर सकते हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसे नदी में नहाने की, उसे नदी में नहाने की, अभी तक ऐसा हमें कोई भी शब्द नहीं मिला है जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकें। इसका मतलब समझते हैं नीड का, ठीक। उसे नदी में नहाने की जरूरत, कुछ मिला, जरूरत। जैसे हमें जरूरत मिला वैसे हम किसका प्रयोग करेंगे? नीड का। हमारे मन में क्या आता है? नीड आता है। अब जैसे नीड आता है तो नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे किस रूप में प्रयोग होगा। तो क्या उसे नदी में नहाने की जरूरत थी? तो यहाँ पे किस रूप में प्रयोग होगा? वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव किस रूप में प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम इसे किस रूप में प्रयोग करेंगे? नीड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या उसे नदी में नहाने की जरूरत थी? भाई साहब जी एक चीज और देख लो, ये दोनों वाक्य पास्ट प्रेजेंट में थे लेकिन ये पास्ट में है। जब नीड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं तो नीड जो होती है हेल्पिंग वर्ब, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब नीड हैव हो जाती है। नीड हैव, ठीक। नीड हैव बन जाती है पूरी, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे नीड हैव, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, ठीक। तो क्या उसे नदी में नहाने की जरूरत थी? तो क्या, जब वाक्य में स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारी मुख्य हेल्पिंग वर्ब क्या थी? नीड है। अब हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, उसे ही हैव लगेगा। अब निगेटिव तो है नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ भी निगेटिव आ सकता है, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या भी कट गया, उसे कट गया, और जरूरत थी, ये सारे कट गए। नहाने की, बहुत इन द रिवर, ठीक। बहुत इन द रिवर। समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार अच्छे से। एक वाक्य अफर्मेटिव लेके देख लेते हैं कि नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, ठीक। तो इसे इरेज करे दे रहे हैं। तो वाक्य देख ही लेते हैं यहाँ पे। उसे तुमसे बात करने की जरूरत थी, उसे तुमसे बात करने की, ठीक। तो वाक्य ये लिखा हुआ है कि उसे तुमसे बात करने की जरूरत थी। वाक्य हमारा दिया गया, उसे तुमसे बात करने की जरूरत थी। तो वाक्य में देख, पहले पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। उसे तुमसे बात करने की जरूरत थी। तो यहाँ पे हमें कुछ मिल गया, जरूरत। जैसे ही हमें जरूरत मिला वैसे ही हमारे दिमाग पे क्या आया? नीड।
क्या आया? नीड आया। जैसे ही नीड आया, तो नीड हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा मेन वर्ब, ठीक? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा या मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। तो पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, उसे तुमसे बात करने की ज़रूरत थी। हमारा जो वाक्य है ना तो नेगेटिव में है और ना ही इंट्रोगेटिव में है। है क्या? नहीं है। नहीं है ना? तो जब तक वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं होगा तब तक हम नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। जब वाक्य इंट्रोगेटिव या निगेटिव होगा तभी हम इस रूप में प्रयोग करेंगे। अब वाक्य हमारा उसे तुमसे बात करने की मतलब जरूरत थी, तो वाक्य किस रूप में दिए? अफर्मेटिव रूप में दिए। और जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो नीड का प्रयोग होगा वो किस रूप में होगा? मेन वर्ब के रूप में होगा। मेन वर्ब के रूप में होगा। चलिए देखते हैं। नीड जो है मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है, ठीक? मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है। उसे तुमसे बात करने की जरूरत थी। थी नहीं होना चाहिए यार, यहाँ पे है। उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, ठीक? उसे तुमसे बात करने की जरूरत है, ठीक? तो उसे उसे की क्या लग जाएगी? यहाँ पे ही लग जाएगी। जरूरत, वैसे थी भी लगाते तो वहां पे बस क्या हो जाता? नीड का नीडेड हो जाता। क्या हो जाता? नीडेड, ठीक? नीड का हम नीडेड के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, उसे तुमसे बात करनी की, तो उसे की हमने ही लगा दी। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि मेन कोई वर्ब चाहिए, अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो हमें यहाँ पे वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो हमें चाहिए मेन वर्ब। तो यहाँ पे हमें लगेगी जरूरत। जरूरत की होती है नीड। जब वाक्य मतलब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है ना, तो हम यहाँ पे एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन हो जाता, प्लूरल नाउन हो जाता, तब हम एस या ईएस का प्रयोग ना करते, तब तो ये नीड का नीड ही लिखा रहता, लिख के आगे सीधा बना देते। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है इसलिए हम इसमें एस या ईएस लगेंगे तो नीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीड्स, ठीक? बात करने की, तो यहाँ पे बात करने की क्या हो जाती है? टॉक टू मी। क्या आया? समझे, ठीक? तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। ओके।